हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में जाना था। उसके अलावा हमने कुछ एजम्पशंस देखे थे आइडियल गैस के, ठीक है, और स्टेट वेरिएबल्स जाने थे, उनकी यूनिट्स भी देखी थी, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह की। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉस जो आपके गैस फॉलो करती है। ठीक है, तो उसमें हमें पढ़ने हैं मेजर, वैसे तो और भी हैं लेकिन आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सेक्स लॉ, जीएल लॉ भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और एवोगाद्रो लॉ। ठीक है, ये चारों आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इनके ग्राफ्स, इनके रिलेशंस, वो सारा देखना है हमें। ठीक है, ये जो रिलेशंस होते हैं ये सारे हमें देखने हैं, अभी देख के इनको घबराए ना। ओके, एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे सारा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पर्टिकुलर मास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर जो होगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। कब होगा, जब आपके मोल्स या मास जैसे कि हम कह सकते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाएं। ठीक, देखिए हर लॉ में यही होगा। जो चार आपके इसमें वेरिएबल आएंगे, कौन कौन से चार वेरिएबल, पी, वी, एन और टी, इसमें से कोई दो आपके वेरिएबल होंगे और दो आपके कांस्टेंट होंगे। हर लॉ में ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो बचे ये दोनों वेरिएबल, और इनमें कैसा रिलेशन आता है, इन्वर्स रिलेशन आता है। तो देखिए जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट ऐड करना होता है हमेशा इक्वल टू लगाने के लिए। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला रिलेशन मिलता है। ये वी अगर हम इधर भेज दें, ठीक है, तो पी वी इक्वल टू के मिल गया। और के क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ से हमें रिलेशन मिलता है। और अगर ये स्टेट्स चेंज होती रहे इस तरीके से, स्टेट वन स्टेट टू, ठीक है, तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, तो उसके लिए। ठीक है, अगर और स्टेट थ्री में जाता है तो आप इसको इक्वल टू पी थ्री वी थ्री भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्दर चलता रहेगा आगे से। तो मेजर इसमें रिलेशन क्या मिलता है हमें, ये वाला पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू बॉयल्स लॉ से मिलता है। ठीक है, कब मिलता है, जब आपका मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्लियर। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ स्टडी करते हैं, जो रिलेशन हमें पिछले स्लाइड में मिला उसका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ होगा हमारा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब ग्राफ बनते हैं तो उनको हम कहते हैं आइसोथर्म्स। क्या कहते हैं, आइसोथर्म। ठीक है, वो ग्राफ जो आपके प्लॉट किए जाते हैं कब है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट जब किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोथर्म्स कहलाते हैं आपके। क्लियर है। तो देखिए ये कैसे बनाया, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया, वो सारा देखेंगे, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। तो सिंपल सा हमें पिछली बार से रिलेशन मिला था कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और देखा जाए अगर, तो आपके जो P अगर मैं इधर रखूं तो ये वन बाई वी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिला हमें। और ये देखिए आपका एक वेरिएबल P हो गया, ठीक, और एक वेरिएबल वन बाई वी हो गया। ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स जैसा कुछ फॉर्म आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें आपका k क्या हो गया, एक तरह से स्लोप हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा, y इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की, एम एक्स प्लस सी पूरा होता है वैसे तो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इसलिए ग्राफ कैसा मिला हमें, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। क्लियर। अब देखिए इन अलग अलग टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, इस पूरे के लिए T1 कांस्टेंट है, इस पूरे के लिए T2 कांस्टेंट है, इस पूरे के लिए T3 कांस्टेंट है, बट इनमें रिलेशन क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तो सिंपल सा है। वैसे तो हम जब आगे वाले लॉस पढ़ चुके होंगे तो डायरेक्टली भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली अभी दिखा देता हूँ कि जैसे हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जो हम ये चारों लॉज पढ़ने के बाद डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, डिराइव कर लेंगे, तो देखिए पी वी को टू एन आर टी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अगर हम v को इधर ले आएँ, वन बाई वी की फॉर्म में ले आएँ, ठीक है, तो
एनआरटी हमारे को इधर मिलेगा एज अ कांस्टेंट, क्योंकि एन और टी आपके कांस्टेंट, आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है इसमें, तो पी इक्वल टू के 1/v हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, वही वाली फॉर्म आ गई देखिए। और के में आपके टी छुपा हुआ है, तो के बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधा सा है। यानी स्लोप बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसका जितना ज़्यादा स्लोप उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर। इसका स्लोप ज़्यादा है देखिए, इसका थोड़ा कम है, इसका और भी कम है, तो स्लोप ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा। फिलहाल मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, आगे कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ। इसके और भी ग्राफ स्टडी कर लेते हैं अलग अलग फॉर्म में। वो P और 1/v के साथ था, P और v के साथ कैसा आएगा वो भी देखते हैं। तो देखिए अब P और v के साथ कैसा आएगा, देखिए v बढ़ रहा है तो P घट रहा है, इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो v बढ़ेगा तो P घटेगा, ये v घटेगा तो P बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और देखिए अगर यहाँ v जीरो कर दूँ तो P कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। v जब जीरो होगा तो p कैसा जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा। और अगर v को यहाँ इनफाइनाइट कर दिया जाए, नीचे अगर इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो p क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो कहते हैं जिसे। ठीक है, तो ये टेंडिंग टू जीरो होता हुआ दिखाई देगा, ये टेंडिंग टू होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होती इनकी वैल्यू। ओके, लिमिट में पढ़ेंगे आप। चलिए, तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। इस तरीके के ग्राफ को कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब आएंगे आपके पैराबोला, एलिप्स वगैरह। ठीक है, वहाँ आप देखेंगे। तो हमें इतना मैथ्स में नहीं घुसना, लेकिन इसको नाम दिया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो पीवी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके से आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा। ठीक है, जहाँ टेंडिंग टू 0 0 की तरफ जा रहे होंगे आपके पी और वी। क्लियर। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और भी ग्राफ हैं इसके अलग अलग वेरिएबल, जैसा कि मैंने कहा था आपको। देखिए पी और वी के बीच में कैसा रिलेशन आया था हमारा, पी और वी के बीच में कैसा रिलेशन आया था, कांस्टेंट। ठीक है, कैसा रिलेशन आया था, कांस्टेंट। मतलब कुछ भी हो जाए, पी और वी तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा इनकी लाइन तो एक ही वैल्यू पे रहेगी, पर्टिकुलर वैल्यू पे रहेगी इसकी लाइन। तो पी वी के साथ कोई भी यहाँ पर और वेरिएबल आए कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल वे में। क्लियर है, एन ओ टी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट और दूसरी तरीके का ग्राफ देखते हैं इस तरीके से। देखिए पी और वी में अगेन ग्राफ है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। और आप इसमें देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ये हमारा 1/v वाला ग्राफ जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसमें भी हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी जैसे जैसे ऊपर गए टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, क्योंकि हमें एक रिलेशन मिला था बोयल्स लॉ से, P1V1 इक्वल टू P2V2। ये रिलेशन हमें मिला था, तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। देखिए कैसे, ए गैस इज इनिशियली एट 1 atm प्रेशर, मतलब ये हो गया हमारा P1, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। टू कंप्रेस इट टू 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर हम कुछ v मान लेते हैं तो हमें V2 भी दिया हुआ है। ठीक है, V/4 एक तरह से। तो व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड, तो कंप्रेस करना हो उसको अगर 1/4 उसके वॉल्यूम के, इनिशियल वॉल्यूम जो भी रहा हो v, उसका 1/4 तक ही रखना है हमें, तो क्या प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। मतलब हमें P1 दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है और P2 निकालना है। इस तरीके से आप रखा करें वैल्यूज़ तो आसान होगा। ये चैप्टर बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, एक आध क्वेश्चन ही आता है, या तो आता ही नहीं है या फिर एक ही क्वेश्चन आता है इसमें जेई में या नीट में। ठीक, तो इस तरीके से बस फॉर्मूला बेस आपको रिलेशंस मिलेंगे, उसी पे क्वेश्चन आएगा। कोई इसमें हार्ड फास्ट घुमा के नहीं आता है, सिर्फ लैंग्वेज घुमाई जा सकती है, फॉर्मूले वगैरह में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है इस चैप्टर में। तो जब क्वेश्चन करें तो भी ध्यान रखें कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर करने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो डेटा गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। हमारा इनिशियल प्रेशर है 1 atm, बाद वाला हमें निकालना है। इनिशियल v मान लिया, तो आपका जो बाद वाला था फाइनल वॉल्यूम था V/4 कंप्रेस करने के बाद। तो देखिए P1V1 इक्वल टू P2V2 जैसे ही हमने लगाया कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल्स पे, तो क्या मिला हमें, सारी वैल्यूज़ डाल दो। P2 बाहर इधर रह जाएगा लेफ्ट साइड,
V2 इसके नीचे चला जाएगा और सारी वैल्यूज़ रख देंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, P2 4 ATM। और वैसे भी सीधा सा रिलेशन है, P बढ़ता है तो V कम होता है। V आपका 1/4 रह गया है, यानी प्रेशर आपका 4 टाइम्स हुआ होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये 1 ATM से 4 ATM आया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन रिलेशन का यूज़ कैसे करना होता है वो बताना था, इसलिए लंबा चले। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ। देखिए, चार्ल्स जो थे हमारे साइंटिस्ट, उनको टीवी देखना बहुत पसंद था। ठीक है, टीवी, ध्यान रखिएगा ये जो रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है। क्लियर? तो थोड़ा याद रखने के लिए किसी चीज़ से लिंक कर दिया करें, ताकि ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहे, और जो चार लॉ है उनके बीच में कंफ्यूज ना हो कि कौन सा वीटी था, कौन सा पीटी था, कौन सा पीवी था। ठीक है, उसके लिए तो चार्ल्स को टीवी देखना काफ़ी पसंद था। मतलब ये आपका टी और वी के बीच में है। तो बचे कौन से दो वेरिएबल, मास बचा, मतलब मोल्स कह सकते हैं, और प्रेशर बचा, वो कांस्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए हो गया कांस्टेंट। इसके लिए भी सेम लैंग्वेज रहेगी, बस आपके वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड करती है गैसेस। ठीक है, तो सिंपल सा है ये तो रो, बिल्कुल आपका जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, और के को अगर राइट हैंड साइड रखते हैं तो V/T हमें एक रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पर। और स्टेट चेंज होती है तो V/T1 इक्वल टू V2/T2, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है चार्ल्स लॉ से। जैसे वहाँ क्या मिला था, P1V1 इक्वल टू P2V2, यहाँ से क्या मिला है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ठीक, और रिलेशन कैसा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेंड करेगी गैसेस। क्लियर है? चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं, सिंपल सा है, डायरेक्टली रिलेशन है तो V और T के बीच में। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि y इक्वल टू mx की फॉर्म है, सीधी सी बात है, v इक्वल टू kt आपका। ठीक, और k आपका एक तरह से स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और देखिए इस बार कौन बड़ा होगा, ये कैसे जज करेंगे। देखिए सबसे अच्छा है जज करने के लिए, जो मैं पिछली बार भी बताना चाह रहा था लेकिन मैथमेटिकली बताया था, इस बार डायरेक्ट करेंगे हम। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन हमें खींच लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए P1 के लिए कुछ V1 वॉल्यूम रहा होगा, P2 के लिए कुछ V2 वॉल्यूम रहा होगा, और P3 के लिए कुछ V3 वॉल्यूम रहा होगा हमारा। ठीक है, सिंपल सा है, P बढ़ता है तो V कम होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए V कहाँ कम है, यहाँ पर V सबसे कम है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर बीच में है तो ये बीच में रह जाएगा, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा V, तो P की वैल्यू सबसे कम होगी। सिंपल सा रिलेशन है, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे कम है, ये सबसे कम है तो ये वाला सबसे ज़्यादा है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसे मल्टीपल स्लोप्स दिए हुए हों, वहाँ एक वर्टिकल लाइन कर लो और फिर लॉज लगाओ। यहाँ पर कौन सा लॉज लग रहा है, वैसे तो ये ग्राफ तो चार स्लोप है V और T के बीच में, पर हमें अगर इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो वहाँ पर हमें वॉल्यूम से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर आप वही मैथमेटिकल वे लगाओ हर बार और उससे करो, या फिर जो सिंपल से लॉज हमें पता है उससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो बार बार मैथमेटिकल नहीं लगाना हमें। ठीक है, हमें सिंपल से लॉज जो पिछले लॉज पढ़े हैं वही लगा के सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका चार्ल्स लॉ में ग्राफ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जब ग्राफ आते हैं तो उनको हम कहते हैं आइसोबार्स। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर वाले को क्या बोला था, आइसोथर्म्स, और इसको क्या बोला है, आइसोबार बोला है। ठीक, अब इस बार भी ये V और T के बीच में ही है, लेकिन वहाँ केल्विन पे था, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है। ध्यान रहे इस चैप्टर में आपको T की वैल्यू केल्विन में ही रखनी है, लेकिन अगर ग्राफ आपको डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाए तो सिंपल सी बात है, केल्विन की वैल्यू 273 डिग्री
शिफ्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है फिर आपका वो, बस ये ध्यान रखिएगा। ये आपका 0 केल्विन हो जाएगा -273 में, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए, इस ग्राफ की ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि जैसे ही आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पहुँचे, वॉल्यूम क्या हो गया देखिए, जीरो हो गया। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो अगर टेम्परेचर अटेंड कर लिया जाए तो किसी भी गैस का, आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर थ्योरी बेस्ड पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल सा वीओटी में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला चार्ल्स लॉ में, और हमने कंपैरिजन करना भी सीखा। कैसे सीखा, वर्टिकल लाइन खींच लेनी है, फिर वी बड़ा, जिसका वी सबसे बड़ा उसका पी सबसे कम, जिसका वी सबसे कम उसका पी सबसे बड़ा, उस टाइप से हमें रिलेट कर देना है इसको। ठीक है, और ये एक हमने डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ भी देख लिया। और रिलेशन क्या आया था हमारे पास इसमें, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, प्योरली मैथमेटिकल चैप्टर है, सिंपल से रिलेशन है, ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आ भी गया है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीज, T1 T2 दे दिए मतलब आपको यहाँ पर। ठीक है, फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मतलब V1 दिया है और आपको फाइनल पूछा है V2, तो V और T में रिलेशन लगाना है, वही वाला जो अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिलेशन हमें लगाना है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि क्या दिया हुआ है, पहले हमेशा गिवन लिखिए आप। ठीक है, फिर रिलेशन लगा दीजिए। और एक और चीज़, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूलें। तो V1 था हमारा 1 लीटर, ये 1 रखा, ये T रखा। फिर V2 हमें निकालना है, तो V2 को वेरिएबल ही रहने दिया, उसका टेम्परेचर डाल दिया। ठीक है, बस इसको सोल्व कर ले तो आंसर हमें मिल जाएगा V2 1.1 लीटर। क्लियर, तो बिल्कुल आसान से रिलेशन, आसान सा चैप्टर, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखें, यूनिट्स का ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट है हमारा GL लो, गैल-लेविस लो। ये किस किस के बीच में, सिंपल सा है, जैसे कि आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, P और T के बीच में। क्या कहता है, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस बार क्या वॉल्यूम आपके कांस्टेंट कौन से दो वेरिएबल हो जाएंगे, N और V, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में, P और T के बीच में। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, चार में से दो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं, बाकी दो वेरिएबल रहते हैं, सीधी सी बात है। क्या बोल रहे हैं आगे, द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो भी उसका टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। ठीक है, वो पिछला लॉ किसके लिए था, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशन, और यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में भी डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर, चलिए, डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, बहुत सीधा सा है। और जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, P इक्वल टू KT आ जाएगा, P इक्वल टू KT आ जाएगा। इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो K क्या होगा, स्लोप होगा आपका वही। अब इसमें भी अगर आपको ये रिलेशन निकालना है तो बहुत सीधा सा है, ये वर्टिकल लाइन खींचिए, 3 पॉइंट बनाइए। ठीक है, और P और V में हम रिलेशन जानते हैं, इन्वर्स होता है। देखिए यहाँ पर P की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो V3 सबसे कम है, यानी ये बीच में है। और यहाँ पर आपका P1 जो है सबसे कम है, यानी V1 सबसे ज़्यादा है। P सबसे कम तो V सबसे ज़्यादा, P सबसे ज़्यादा तो V सबसे कम। सिंपल सा रिलेशन है, बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन होता है। हालांकि हमें यहाँ से रिलेशन क्या मिल रहा है वो भी देखिए, जैसे वहाँ से मिला था हमें चार्ल्स लॉ से V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो यहाँ से क्या मिला है हमें, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है, चलिए, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, कैसे करना है। वर्टिकल लाइन ले लेनी है, यहाँ पर पॉइंट्स बना लेना है, जिसका प्रेशर सबसे ज़्यादा उसका वॉल्यूम सबसे कम, बहुत सीधा। हालांकि हम GL लो पढ़ रहे हैं, P और T के बीच में ग्राफ है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन करते हुए किसके बीच में हो रहा है, P और V के बीच में, तो बॉयल्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज़ें। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वो प्रोसेस होती है आपकी आइसोकोरिक,
या वो ग्राफ कह सकते हैं आपकी आइसो कोर्स हैं। जैसे आइसो बार्स बनाए, आइसो थम्स बनाए, वैसे वो आइसो कोर्स हैं। चलिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस, सर्टेन मास मतलब आपका मोल्स कांस्टेंट हो गया, ये T1 T2 दे दिया, इनको केल्विन में चेंज करना ना भूलें। वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, यानी आपका सिंपल सा है, अभी अभी जो लो पड़ा वही लगाना है। तो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए इनिशियल फाइनल कुछ नहीं बोला, फाइनली प्रेशर पूछा है डायरेक्ट आपसे, तो फर्स्ट वाले को क्या मान लो, P मान लो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी मैथ्स। तो चलिए लगाते हैं रिलेशन, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। P इनिशियल मान लिया हमने, P2 हमसे पूछा है, ठीक, और इनको हमने केल्विन में चेंज कर लिया, ठीक है। तो सिंपल सा है, P2 और फर्स्ट में रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, कुछ इस तरीके से, ये जो फाइनल प्रेशर होगा वो इनिशियल का 31/30 टाइम्स होगा। क्लियर, बिल्कुल इजी है, रिलेशन रखो, वैल्यू डालो और आंसर पा लो, ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट लो है एवोगैड्रो लो, बिल्कुल सिंपल सा लो है जो हम ऑलरेडी मोल में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सिंपल सा था, 1 मोल गैस में 22.4 लीटर होते थे, 2 मोल गैस में क्या हो जाएंगे इसके डबल, 2 इंटू 22.4। सिमिलरली 3 मोल में क्या हो जाएंगे इसके 3 टाइम्स, ठीक है। और चलता जाएगा, मतलब मोल बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो डायरेक्टली रिलेशन है दोनों के बीच में, तो n प्रोपोर्शनल टू v है। वही ये लो बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, देखिए इस बार n और v के बीच में रिलेशन है, तो p और t क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ा, बहुत सीधा सा है, ठीक है। और ये सब कहाँ होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। देखिए कांस्टेंट कर दिया हमने प्रेशर और टेम्परेचर, उसी को हम STP बोलते थे वहाँ पर, और ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लो था ये, क्लियर। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा, देखिए कि P1/V। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा, इनको टीवी देखने का बड़ा शौक था, ठीक है। यहाँ पे PT और यहाँ पर NV, ये है सारा हमने देख लिया, ठीक। अगर इन सारे लॉज को मैं कंबाइन करूँ, ठीक, सारे के सारे लॉज को अगर कंबाइन करूँ तो कैसा रिलेशन हमें मिलेगा, तो देखते हैं हम इसमें क्या मिलेगा हमें। PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएंगे, N और T के, ठीक है। P और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहे हैं, N और T के आ रहे हैं, ओके। तो चलिए अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एक कांस्टेंट, इसको नाम देते हैं इस बार R, जो कि आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये NT जो थे वो उन्हीं की जगह पे, ओके। तो इसको भी अगर मैं इधर ले आता हूँ तो PV/NT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें मिलता है, जो कि क्या है, R है, ठीक है। और यहाँ से भी रिलेशन हमें मिल जाता है कि P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2, जब सारे के सारे वेरिएबल हो जाए उस केस के लिए, ठीक है, उस केस के लिए रिलेशन है। और जब भी दो कोई आपके कांस्टेंट होंगे तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे T1 T2 सेम है तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचेगा वो बच जाएगा, सिंपल सी बात है। ये उस केस के लिए जब सारी वेरिएबल हो, और ये किस केस के लिए, जब दो दो आपके कांस्टेंट हो और दो दो वेरिएबल हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमें देखिए ध्यान से आइडियल गैस इक्वेशन भी मिल गई है इन्हीं लॉज को कंबाइन करने पे, जो कि होती है PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, और R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इस आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक। और इस R की कुछ वैल्यूज़ होती है अलग अलग यूनिट्स पे, जूल पर मोल पर केल्विन पे 8.314 होती है, लीटर ATM वगैरह पे 0.0821, और कैलोरी वाले पे 1.98, ठीक है। और 1 कैलोरी और जूल में आपका ये रिलेशन होता है, यूनिट कन्वर्जन में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे पहले चैप्टर में फिजिक्स वगैरह में, ठीक।
अब देखिए, हम कैलकुलेशन में ऐसा डेटा नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता जेई नीट में। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली रख सकते हैं 25/3। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे क्या रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1/12। ओके, और ये तो ऑलरेडी आपके 2 के ही इक्विवेलेंट है, 1.98 है। ठीक है, तो एक रफ कैलकुलेशन के लिए हम ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ध्यान रखिए, हमें कैलकुलेशन में टाइम भी बचाना होता है, इसलिए ये वैल्यूज़ इस्तेमाल करें जब भी आप पी वी एन आर टी रिलेशन यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने आज कुछ गैस लॉज पढ़े। आगे के लेक्चर में भी हम इन्हीं के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो न्यूमेरिकल्स करने की। ओके, और कुछ जो 1-2 लॉज और बचते हैं इसमें वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? थैंक यू।